तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्कुलर मोशन। अब ये जो चैप्टर है जेई और नीट के रिस्पेक्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसके कुछ सेक्शंस जैसे बैंकिंग ऑफ द रोड्स हो गया, इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें हो गया आपके पास मिनिमम स्पीड वाला क्वेश्चन, है ना, मिनिमम स्पीड कि कितनी स्पीड दें किसी पार्टिकल को कि वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले, तो इसके अंदर मैक्सिमम कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, है ना, तो इसको भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। और होते हैं आपके फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन कि सर्कुलर मोशन के केस के अंदर फ्रिक्शन कहाँ पर लग रहा होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, जिसमें कन्फ्यूजन काफ़ी रहता है। तो इन सेक्शंस को हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो ये भी एक वन शॉट वीडियो है जिसके अंदर सारे के सारे कंसेप्ट्स सर्कुलर मोशन के फॉर्मलेस और इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स मैंने अच्छे से सॉल्व करवाए हैं, जो कि जेई और नीट के अंदर आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। सर डेफिनेशन क्या है? अब पार्टिकल लेट से बी, कोई भी पार्टिकल है, बी पार्टिकल मान लो, मूव्स अराउंड अ पॉइंट सी, कोई पॉइंट सी के अराउंड ये मूव करता है इन अ सेम प्लेन, सेम प्लेन के अंदर मूव कर रहा है, सच दैट डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम सी रिमेन्स कांस्टेंट। क्या बोला गया है कि कोई पॉइंट सी है ना, कोई पॉइंट सी है, इसके अराउंड कोई बी पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई बी पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, अब उसको ऐसे मूव करना है कि एक तो सेम प्लेन में, तो ये स्क्रीन का प्लेन है, तो ऑब्वियसली अगर मैं कुछ भी बनाता हूँ तो सेम प्लेन में रहेगा, तो ये तो दिक्कत सॉल्व हो गई। सच दैट डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम सी ऑलवेज रिमीन्स कांस्टेंट, मतलब अगर पार्टिकल यहाँ पर है, पार्टिकल अभी इधर है बी, है ना, और ये मूव कर रहा है, इसके बाद इसका मान लो इसका रेडियस आर है, तो अभी भी ये क्या होना चाहिए, आर ही होना चाहिए जब यहाँ पर पहुँच जाएगा। जैसे ही मूव करता जाएगा तो हमेशा इसका डिस्टेंस कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। वो कितना रहेगा, आर रहेगा। तो आपको कुछ मोशन ऐसा दिखेगा सर्कल में, इस टाइप से। क्या बात समझ में आई? तो सर्कल क्या होता है, ये ऐसा मोशन होगा इसका, ये पॉइंट सी है और बी जो है वो ऐसे मूव कर रहा होगा इसमें, ऐसे, फिर यहाँ पे पहुँच रहा है, तो ये ऐसे चल रहा है सर्कुलर मोशन में, और हमेशा इसकी रेडियस क्या है, कांस्टेंट ही, एक सर्कल की एक ही रेडियस होती है। तो ये सर्कुलर मोशन हो गया। ठीक है, अच्छा, अभी अगर इसमें अपने वेलोसिटी की बात करें, भाई वो चल रहा है तो उसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो हम बोल देते हैं कि ये ऐसा कुछ इसका मोशन है, ये पॉइंट बीच में सी है ना, और यहाँ डिस्टेंस पर कोई पार्टिकल जो मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में इसके अराउंड, तो उसकी वेलोसिटी आप लोग जानते हैं कि हमेशा वो रेडियस के या जो पोजीशन वेक्टर है उसके हमेशा परपेंडिकुलर होती है ना। मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो आर है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वी, ये हमेशा ट्रू रहेगा किसके केस में, सर्कुलर मोशन के केस में। तो हमेशा हर पॉइंट पर, मान लो अब यहाँ पर पहुँच गया वो पार्टिकल, तो टेंजेंट बना दोगे ऐसे, तो यहाँ पर वी रहेगी, फिर यहाँ पर वी रहेगी, हमेशा टेंजेंट रहेगी, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। क्या बात समझ में आई? तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो होती है ना, जो वेलोसिटी होती है सर्कुलर मोशन के केस के अंदर, वो हम कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकती। क्या नहीं रह सकती, कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकती, क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है। क्या हो रही है, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। मान लो आपका वेलोसिटी वी से चल रहा है वो, ठीक है, स्पीड उसकी वी है, यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, इधर भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इधर भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, पर क्या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है? तो अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन भी चेंज होती है तो वो खुद पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही होगी। क्या बात समझ में आई? तो होता क्या ना, जैसे आप कोई क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो किसी बुक से, या आप अपना होमवर्क कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको कुछ डाउट्स आते हैं। अब इन डाउट्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई मेंटर या कोई टीचर तो है नहीं, है ना, तो ये जो डाउट्स होते हैं ये आपके पाइलअप होते चले जाते हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है अनअकैडमी के नए फीचर आस्क अ डाउट ने। ठीक है, अब ये क्या करता है, आपको इस पे क्वेश्चन पूछना है जो भी जिसमें भी आपको डाउट है, और उसका वो वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे कुछ ही घंटों में। तो अगर आप 6 से 12 तक के बच्चे हैं तो आप इस ऐप पर जाके, अनअकैडमी के ऐप पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो इसके फीचर्स क्या हैं? इसका पहला फीचर है कि कितने भी डाउट पूछ लो, एक तो फ्री है, और डाउट्स भी कितने पूछ लो, कभी भी पूछो, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मिल रहे होंगे सॉल्यूशंस, और जो आपने क्वेश्चन पूछा है वही क्वेश्चन का आपको आंसर सॉल्यूशन मिल रहा होगा। तो जो क्वेश्चन पूछने का प्रोसेस है उसको अच्छे से समझ लो एक बार। आपको सबसे पहले तो अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है ना। अगर डाउनलोड आपने ऑलरेडी कर रखा है तो उसको अपडेट कर लीजिए, जिससे कि आपका आस्क का डाउट का जो आपका सेक्शन है वो आप वहाँ पर अपीयर हो जाए। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप को ओपन करेंगे, वहाँ पर आपको दिखेगा आस्क का डाउट का ऑप्शन, तो नीचे जाएंगे तो वहाँ पर दिखाई देगा टेक अ पिक्चर और चूज फ्रॉम गैलरी। तो यहाँ पर आपको जो भी आपका डाउट है उसकी पिक्चर आपको अपलोड करनी होगी। आपने पिक्चर अपलोड कर दी, जैसे यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड हो गए एक पिक्चर के अंदर, तो आपको क्रॉप करना होगा जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो क्रॉप कर दिया आपने।
क्रॉप करने के बाद उसको आप अपलोड कर दो। अपलोड करोगे जैसे ही तो वहाँ पर आपको पूछा जाएगा जो भी आपने क्वेश्चन अपलोड करा है वो किसका है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, मैथ्स का है, बायोलॉजी का, जिसका भी है, तो आपको वहाँ पर लिखना है कि फिजिक्स का पूछा है। ठीक, इतना करने के बाद आपके पास मैसेज आएगा कि आपको सॉल्यूशंस जल्दी कुछ ही घंटों में मिल जाएंगी। ठीक, अच्छा, डाउट पूछते समय इन चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो एक टाइम पे एक ही डाउट पूछना है, मल्टीपल डाउट नहीं पूछने एक इमेज के अंदर, और जो इमेज आप अपलोड करते हैं वो क्लियर होनी चाहिए। और किसी भी मोमेंट पर अगर आपको बोला जाता है कोई कोड एंटर करने के लिए तो आप हमारा रेफरल कोड सिंह साहब यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाएंगे और डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं। तो ये हमारा कोड है सिंह साहब। और जिस भी आप क्लास के बच्चे हैं 6 to 12 सबकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से सीधा जाके आस्क कर डाउट को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब वेलोसिटी तो चेंज हो रही है तो 100% ट्रू है। ठीक, बट यहाँ पर दो केसेस हो सकते हैं कि भाई वेलोसिटी चेंज हो रही है तो चेंज किस रिस्पेक्ट में हो रहा है। भाई डायरेक्शन तो चेंज 100% हो रहा है। अब यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का आपका, जिसको हम स्पीड कहते हैं, वो चेंज हो रहा है कि वो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वो या कांस्टेंट है या फिर वो नॉन कांस्टेंट है। जब भी वो कांस्टेंट रहता है तो हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे आपका जो पार्टिकल है वो ऐसे ही मूव कर रहा है, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड से, इधर भी 10 मीटर पर सेकेंड से, इधर भी 10 मीटर पर सेकेंड से, हर जगह उसकी 10 मीटर पर सेकेंड की मैग्नीट्यूड है। ठीक है, बट जो नॉन कांस्टेंट रहता है इसकी वेलोसिटी, जब हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब ऐसा, ये पॉइंट सी है, यहाँ पर ही मान लो 5 मीटर से जा रहा है, फिर इसकी स्पीड बढ़ गई, यहाँ पर हो गई 10, फिर यहाँ पर हो गई इसकी 20, ऐसे करके इसकी स्पीड बढ़ते जा रही है। हमेशा ये 90 डिग्री बना रहा होगा, है ना, हमेशा 90 डिग्री बना रहा होगा, मतलब आर हमेशा परपेंडिकुलर होगा इसके, वी के परपेंडिकुलर होगा, बट इसकी स्पीड जो है वो क्या हो रही है? चेंज होती जा रही है। मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन तो चेंज होता ही है। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है, स्पीड कांस्टेंट रहती है, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर स्पीड चेंज होती रहती है। ठीक है, और ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है कि जो आपका वी है उसको आप कैसे लिखते हो? dr/dt की तरह लिखते हो, है ना। पोजीशन वेक्टर का चेंज उसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी कहते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में। अच्छा, बट यहाँ से अगर मैं डी आर का मॉड निकालूँ, मतलब आर वेक्टर का मॉड बाई डी टी निकालता हूँ, तो ये कितना आएगा? ये हमेशा जीरो आएगा। क्या आएगा? ये हमेशा जीरो, क्योंकि आर वेक्टर का मॉड क्या है? भाई आर वेक्टर चेंज तो हो रहा है। अभी आर वेक्टर कैसे? मान लो आपका आर वेक्टर ऐसे है, ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो अभी आर वेक्टर आपका ऐसे है, फिर आर वेक्टर आपका ऐसे हो जाएगा, फिर आपका आर वेक्टर ऐसे हो जाएगा, आर वेक्टर ऐसे हो जाएगा, पर आर वेक्टर का मॉड कैसा है? वो हमेशा कांस्टेंट है। इसमें भी ये आर वेक्टर का मॉड यही है, इसमें भी आर वेक्टर का मॉड वही है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि रेडियस क्या है? कांस्टेंट। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि अगर कांस्टेंट का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो क्या आएगा? वो जीरो आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ है ना। अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, कि अगर आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन गिवन है, क्या गिवन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसमें पैरामीटर्स निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे हम अपनी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है ना, एक्सेलरेशन क्या होता है, भाई सेंटीमीटर एक्सेलरेशन क्या होता है, इस नाम से आपने ऑलरेडी सुन रखी होगी, तो इनको डिराइव करते हैं। देखो, मान लो कि आप ये ऐसे सर्कुलर मोशन हो रहा है ना, ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये बीच में सेंटर सी है। अभी हम मान लेते हैं क्योंकि हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिया है तो वेलोसिटी हर जगह क्या होगी? आपकी जो स्पीड है वो हर जगह क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट है, जब उसकी वेलोसिटी v है, ये 90 डिग्री बना रहा होगा। अच्छा, इसके बाद वो थोड़ा सा घूम गया, आगे चला गया, आगे चल के कहाँ चला जाएगा? ये आगे चल के यहाँ पे चला जाएगा, इधर। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ऐसी रह जाएगी। ये भी v है ना, क्योंकि हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ले रहे हैं। डायरेक्शन चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई, पर स्पीड कांस्टेंट है, v। अच्छा, ये भी एंगल कितना होगा? ये भी 90 डिग्री होगा। मैं बोलता हूँ कि छोटा सा एंगल घुमा है बिल्कुल, कितना? d थीटा। कितना एंगल घुमा है? छोटा सा एंगल d थीटा। ठीक है, अच्छा, अब इधर इसका मैं अगर फिगर बनाऊँ ना, मुझे क्या निकालना है भाई? एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालना है तो क्या लिखता हूँ मैं? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ये तो लिखता हूँ। तो मुझे डेल्टा वी निकालना है, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है। मैं मान लेता हूँ कि ये v2 है और ये v1 है। ठीक है, तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ? v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, यही तो चेंज हुआ। भाई अपने को ये तो पता है कि v2 वेक्टर का मॉड इज इक्वल्स टू v1 वेक्टर का मॉड, वो कितना है? वो v है ना, क्योंकि स्पीड सेम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम ले रहे हैं। अच्छा, डेल्टा भी निकालना है मुझे फिर भी, तो इसमें से मुझे थीटा निकालना पड़ेगा, किसके बीच में? v2 और माइनस v1 के बीच में। अब देखो कैसे निकालते हैं। हमने क्या बनाया कि ये एंगल, ये कितना है? ये v1 है, ये एंगल 90 डिग्री है, और जो दूसरा आया आपके पास वो ऐसा है v2, है ना, और ये एंगल कितना है? ये भी 90 डिग्री है। तो मैं बोल सकता हूँ ये d थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? ये हम बोल सकते हैं 90 माइनस
डी थीटा, इतना ही होगा ट्राइंगल से। अच्छा, अगर ये ऐसा है तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला एंगल कितना होगा भाई, ये पूरा क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है तो ये टोटल कितना होना चाहिए, ये 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं 180 इज इक्वल्स टू कितना, ये वाला एंगल 90 माइनस डी थीटा प्लस ये वाला एंगल 90 प्लस ये वाला निकाल लेते हैं, एक्स बोल देते हैं इसको, तो ये एक्स, तो ये 180 से 90 और 90 कट गए, 90 90 180 180 से 180 कट गए, तो आपके पास जो एक्स की वैल्यू आई वो कितनी आई, डी थीटा आई, कितनी आई, डी थीटा। तो आप ये कह सकते हो आपकी जो वेलोसिटी वेक्टर के बीच में तो वो आई एंगल आए, वो कैसे आए, वो v1 ऐसे है और v2 आपका ऐसे है, ठीक है। तो ये एंगल कितना आ रहा है बीच में, डी थीटा आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था एक्सेलरेशन के लिए डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, ये निकालना था। मैं लिख सकता हूँ v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, तो एक तरह से ऐसा लिखा हुआ है ये v2 वेक्टर प्लस माइनस ऑफ v1 वेक्टर, तो एडिशन वेक्टर एडिशन हो रहा है, किसके बीच में वेक्टर एडिशन हो रहा है, v2 वेक्टर और माइनस v1 वेक्टर के बीच में हो रहा है। तो अगर ये v1 वेक्टर है भाई, ये कैसे लिखा हुआ है, इसको अब भाई अपन वेक्टर को ऊपर एक्सटेंड कर लेते हैं, तो एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि v1 वेक्टर ये वाला है आपका, कौन सा है, v1 वेक्टर। तो मैं कह सकता हूँ कि जो आपके डायरेक्शन आ रहे हो कैसे आ रहे हैं, ये v2 वेक्टर है और ये आपका v1 वेक्टर है, इनके बीच में एंगल डी थीटा है, ठीक है। तो हमको निकालना है v2 वेक्टर को, हमको माइनस v1 वेक्टर के साथ ऐड करना है, तो किसके बीच में एंगल चाहिए, v2 वेक्टर और माइनस v1 वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए। तो माइनस v1 वेक्टर कौन सा होगा, इसके अपोजिट, तो ये वाला वेक्टर होगा, ये कौन सा है, माइनस v1 वेक्टर। तो आपको एंगल जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तब एंगल किसका चाहिए बीच में, इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, v2 और माइनस v1 के बीच का। तो ये कितना है, अगर ये थीटा है डी थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस डी थीटा। क्या बात समझ में आई, मुझे v2 वेक्टर और माइनस v1 वेक्टर का बीच का एंगल निकालना है, v2 और v1 का नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर v2 माइनस v1 कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है, तो मेरे पास एंगल आ गया। अब मुझे क्या करना है, डेल्टा v निकाल लेता हूँ, डेल्टा v निकालता हूँ, कितना आएगा, वो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का मॉड, यही आएगा। अच्छा, कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिख सकते हैं v2 वेक्टर का मॉड का होल स्क्वायर प्लस माइनस v1 वेक्टर का मॉड का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू v2 वेक्टर का मॉड इंटू माइनस ऑफ v1 वेक्टर का मॉड इंटू कॉस ऑफ, कितना एंगल था दोनों के बीच में, 180 माइनस डी थीटा, इतना एंगल था 180 माइनस डी थीटा, ये एंगल था। अच्छा, यहाँ से लिख लो भाई, अपने को पता है v2 वेक्टर का मॉड इज इक्वल्स टू v1 वेक्टर का मॉड इज इक्वल्स टू v लिखा था हमने, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से ये v का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस 2v का स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस डी थीटा, मतलब माइनस कॉस ऑफ डी थीटा। भाई कॉस ऑफ पाई माइनस एंगल कितना होता है, माइनस कॉस एंगल होता है, तो ये लिख दिया यहाँ से। अच्छा, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर इंटू माइनस कॉस डी थीटा। क्या कॉमन है, 2v स्क्वायर कॉमन है, बाहर निकाल लो, कितना आ जाएगा, √2 इंटू वी, अंदर के बच गया 1 माइनस कॉस ऑफ डी थीटा। क्या बात समझ में आई, अगर आपको इसकी वैल्यू याद है, इसकी वैल्यू, तो ये क्या होती है, √2 इंटू वी इंटू √2 साइन डी थीटा बाई 2, कितनी होती है, साइन ऑफ डी थीटा बाय 2। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2v साइन ऑफ डी थीटा बाई 2। क्या बात समझ में आई। अच्छा, अब देखो, अगर डी थीटा मैंने बहुत स्मॉल लिया है, क्या लिया है, बहुत ज़रा सा स्मॉल है, तो हम बोल सकते हैं कि साइन ऑफ एक्स, जब एक्स बहुत स्मॉल होता है हम लिख सकते हैं सीधा उसको एक्स, तो अब यहाँ से क्या लिखोगे 2v इंटू डी थीटा बाय 2, साइन ऑफ डी थीटा बाई 2 को क्या लिख दिया मैंने, डी थीटा बाई 2 लिख दिया सीधा, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, आपके पास आंसर आया v डी थीटा। तो आपके पास जो डेल्टा वी की वैल्यू आई, डेल्टा वी तो निकाल रहे थे अपन, वो कितनी आई, v डी थीटा, इतनी आई। क्या मेरी बात समझ में आ रही। अच्छा, अब एक्सेलरेशन निकालना था। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है आपका डी वी बाई डी टी, यही तो होता है, या डेल्टा वी बाई डेल्टा टी लिखो, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, v इंटू डी थीटा बाई डी टी, और ये जो होती है क्या होती है आपकी, ओमेगा होती है। तो हमारे पास आपके पास जो आंसर आया वो आया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, इसको बोल रहे हैं हम, क्या होता है v ओमेगा। तो यहाँ से इक्वेशन प्रूफ हो गई। क्या बात समझ में आई, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, जो अंदर की तरफ लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। ये कहाँ लगता है, अंदर की तरफ लगता है, मतलब ऐसे, जब पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो ये कहाँ लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट से पास हो रहा है, ए सी। क्या बात समझ में आई, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सिर्फ ये डायरेक्शन को चेंज कर रहा है,
इसका क्या काम है, डायरेक्शन चेंज करना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम क्या है, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करना। तो ये AC होगा आपका। तो AC की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, ओमेगा वी। AC की वैल्यू कितनी आई, ओमेगा वी। ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे जो हम डी थीटा बाई डी टी लिखते हैं, इसको एंगुलर वेलोसिटी लिखते हैं ओमेगा, है ना, ऐसे लिखते हैं। अगर मैं v की बात करूँ सिंपली, तो हम बोल सकता हूँ डी एस बाई डी टी बाई टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपका, देखो यहाँ पे ये कितना है। अगर ये आपका एंगल, ये क्या है आपका, ये इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पर, इनिशियल पॉइंट, और ये फाइनल पॉइंट है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो अगर ये r है और ये थीटा है, तो ये कितना होगा, r d थीटा होगा। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ds, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आप लिख सकते हो ds इक्वल्स टू r इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो ऐसे एज इट इज है। अच्छा, डी थीटा बाई डी टी कितना है, हमने लिखा था ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो आपकी वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा। तो एक इक्वेशन आपके पास ये वाली आ गई। क्या बात समझ में आई। अच्छा, तो यहाँ से दो इक्वेशंस आपके पास आ चुकी है इंपॉर्टेंट। AC कितना है आपका, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, वो है आपका v ओमेगा, और आपका एक्सेलरेशन, आपका वो वेलोसिटी कितनी आई, r इंटू ओमेगा। अच्छा, वेलोसिटी को इधर डाल दोगे आप, इस वेलोसिटी को यहाँ पर ये डाल दोगे तो क्या आ जाएगा, AC इज इक्वल्स टू, डाल दो r ओमेगा इंटू ओमेगा। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर r। क्या बात समझ में आ रही है, ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। और अगर इसको आप ओमेगा को यहाँ पर क्या डाल दो, v बाय आर डाल दो, तो क्या आ जाएगा, v इंटू ओमेगा क्या निकलेगा यहाँ से, v बाय आर, v बाय आर। तो ये v स्क्वायर बाय आर भी आ सकता है। तो जैसे आपको फॉर्मूला दिया हो क्वेश्चन में, वैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो अंदर की तरफ लगता है, ये क्या करता है, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है। ये AC है, पर्पस क्या है इसका, डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज। तो हमने ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बीच में बात करी, ठीक है। अच्छा, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तो हो गई बात, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसके अंदर क्या होगा, आपको पता है कि आपकी जो वेलोसिटी होगा, मैग्नीट्यूड होता है, वो भी कांस्टेंट नहीं होता है, वो भी आपका चेंज हो रहा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो वेलोसिटी वो चेंज हो रही है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा, वो क्या हो रही है, इस चेंजिंग। क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि देखो यहाँ से हमने क्या निकाला था, v आता है आपका r इंटू ओमेगा, यही आता है। अगर आपका v चेंज हो रहा है तो क्या ओमेगा चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है। अगर आपका v चेंज होगा, वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है, तो आपका ओमेगा भी तो चेंज हो रहा है। तो हम ये कहते हैं कि आपकी जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन वो कितना होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम बोलते हैं अल्फा। क्या कहते हैं, अल्फा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है, तो अल्फा इज टू क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब डी बाई डी टी ऑफ कितना, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये ओमेगा आ गया। क्या बात समझ में आ रही है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी बाई डी टी इंटू ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी होता है। तो ये आ जाएगा प्लस डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो अल्फा तो क्या हो गया आपका, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। क्या बात समझ में आई। अच्छा, अब मैं इक्वेशन ये जानता हूँ, v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, ये जानता हूँ। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों तरफ, डी वी बाई डी टी कर दिया, और इधर भी डी ओमेगा, क्या आ जाएगा ये, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा आर, ठीक है। आर तो कांस्टेंट है क्योंकि रेडियस चेंज होता नहीं है। डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, आर बाहर आ गया, ये बन जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। ये डी वी बाई डी टी जो है ना, इसको हम बोलते हैं, ये क्या है, एक्सेलरेशन और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्या हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये आ जाएगा आर, और इसकी वैल्यू क्या होती है, डी ओमेगा बाई डी टी। ये क्या होती है, अल्फा ही तो होती है। क्या होती है, अल्फा। तो ये आ जाएगा अल्फा। तो आपके पास इक्वेशन क्या आई, ए टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू आर इंटू आपके पास अल्फा। क्या बात समझ में आई, ए टी यूज टू आर इंटू अल्फा। ये कब जनरेट होता है ए टी, जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा हो, है ना। ये क्या है, वेलोसिटी, मतलब आपकी जो वेलोसिटी चेंज होती है ना, मतलब जैसे ये है, मान लो
आपके पास ऐसा सर्कुलर मोशन हो रहा है, यहाँ पर आपकी वेलोसिटी है 10, ठीक है, यहाँ पर आपकी भाई वेलोसिटी चेंज हो रही है पर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, तो ये 10 हो गई, यहाँ से 20 हो गई, फिर यहाँ से ये 30 हो गई, फिर ऐसे 40 हो गई, बढ़ती जा रही है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ये किसकी वजह से बढ़ता है? ये इसकी वजह से बढ़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है और उसके पास एक डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन को चेंज करने का काम कौन करता है? आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और मैग्नीट्यूड को चेंज करने का काम कौन करता है? आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब वेलोसिटी कैसे बढ़ रही है? इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। भाई वेलोसिटी कैसे बढ़ी? यहाँ पर मान लो 10 है, फिर यहाँ पर ये कुछ मान लो 15 हो गई, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में तो हम ये कह सकते हैं कि अगर वेलोसिटी बढ़ी रही है तो ऑब्वियसली उसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? एक्सेलरेशन का उसकी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसे अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी रहेगी, तो एक्सेलरेशन भी आपका किधर रहेगा? इधर ही रहेगा। ये कौन सा वाला? AT, क्योंकि वेलोसिटी को बढ़ाएगा ना ये। और आपकी डायरेक्शन कौन चेंज कर रहा होगा? ये वाला AC। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से आपके पास दो एक्सेलरेशन आ गए। अगर मैं देखूँ नेट एक्सेलरेशन तो कितना आएगा आपके पास? वो आएगा AC का होल स्क्वायर प्लस AT का होल स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है? नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा? AC सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर, ठीक। अगर यूनिफॉर्म मोशन में आप बात करोगे तो वहाँ पर AT क्या होता है? वो 0 हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता नहीं है और AT का काम क्या है? सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करना। तो वहाँ पर AT 0 हो जाएगा और आपके पास A नेट कितना आ जाएगा? AC आ जाएगा। पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस के अंदर ये दोनों यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब मैं आपको फाइनल फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्या कि अगर मैं ए रिजल्टेंट या जो नेट अपने पास आया है ना, जो AC और AT को मिला के, मतलब AC और AT को मिला के जो नेट A आया, उसको आप लिख सकते हो dV/dt। ये क्या है? वेलोसिटी। क्या है ये? वेलोसिटी। नेट वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, इसके अंदर AC भी है और AT भी है, तो यहाँ से डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, आपके मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, तो आप सीधा लिख सकते हो dV/dt। और अगर मैं आपसे लिखूँ सिर्फ AT, क्या लिखूँ? AT, तो आप लिख सकते हो d मॉड ऑफ V/dt। ये क्या लिखा मैंने? मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसकी वजह से चेंज हो रहा है? वो AT की वजह से चेंज हो रहा है। तो अगर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है तो dV/dt, मतलब मॉड का dV/dt कितना होता है? एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बात समझ में आई? तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। कौन सी वाली? ये मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो मतलब AT होगा, और डायरेक्शन चेंज हो रही है जो हमेशा होती है तो AC लग रहा होगा। तो हर सर्कुलर मोशन के अंदर AC होना तो अनिवार्य है, क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है, डायरेक्शन तो चेंज होनी ही है। डायरेक्शन चेंज हो रही है तो आपका एक्सेलरेशन AC लगने वाला है। AT कब होता है? सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें हैं छोटी सी, ठीक है। अब देखो, जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशंस होती थी ना, इक्वेशंस ऑफ मोशंस हम लोग पढ़ते थे, इसको आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। आपको क्या करना है? सिर्फ ओमेगा आपको लिखना है, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अब मैं बताता हूँ क्या क्या होते हैं ये। आपको लिखना है थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ इंटू अल्फा टी स्क्वायर। और आपको लिखना है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा। ये बिल्कुल वैसी इक्वेशंस लग रही है। मैंने क्या करा है? सिर्फ v को ओमेगा से रिप्लेस कर दिया है, u को ओमेगा नॉट से रिप्लेस कर दिया है, और आपके s को किससे रिप्लेस कर दिया है? थीटा से रिप्लेस कर दिया है। आपके एक्सेलरेशन को किससे रिप्लेस कर दिया है? आपके एंगुलर एक्सेलरेशन से। क्या है ये? एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या बात समझ में आई? अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये थीटा है ना यहाँ पर, ये डिस्टेंस है। क्या है ये? डिस्टेंस। हमेशा अपन क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना। यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो थीटा है वो क्या है? डिस्टेंस है, ठीक। तो ये आपकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो गई। जैसे फाइनल वेलोसिटी होती थी वैसे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये कितना थीटा वो घूम गया, ठीक है। और आपका जो अल्फा है वो क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या हमें बात समझ में आ रही है? तो ऐसे इक्वेशंस ऑफ मोशंस आप लगा सकते हो। क्या चीज़ समझ में आ रही है? ये कब है? ये भी कब लगानी है आपको? जब आपका जो AT है वो क्या है? वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। क्योंकि हमको पता है एक्सेलरेशन तो क्या होना चाहिए? हमेशा कांस्टेंट ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, जब भी तो इक्वेशंस ऑफ मोशंस लगती है। तो यहाँ पर भी सेम केस है। तो आपको रिप्लेस करना है सिर्फ v को ओमेगा से, u को ओमेगा नॉट से। ओमेगा नॉट क्या है यहाँ पर? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। क्या बात समझ में आ रही है? अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन गिवन है। एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है यहाँ पर,
आपको बोला क्या इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड, है ना, एंगुलर वेलोसिटी नहीं है ये क्या है u, इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है परपेंडिकुलर बिल्कुल, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड है। आपको बोला जा रहा है कि फाइंड ए रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब एक्सेलरेशन प्लस ए टी दोनों टेंजेंशियल और एक्सेलरेशन एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड, मतलब जब 2 सेकंड हो जाएंगे, ये आपको किसका गिवन है टी इक्वल्स टू 0 पे गिवन है, जब 2 सेकंड बीत जाएंगे जब आपको निकालना है ए रिजल्टेंट। आपको पता लगा है कि ए टी जो है जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो आपको दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब जो स्पीड है वो 1 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसमें क्या निकालना है, बड़ी सिंपल सी क्वेश्चन है। आपको ए टी कितना गिवन है 1 गिवन है, रेडियस कितना गिवन है 1 गिवन है, रेडियस कितना है ये 1 है, तो आपके पास जो अल्फा आएगा आप क्या लिखते थे ए टी इक्वल्स टू आर अल्फा लिखते थे ना, तो हम लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू 1 इंटू अल्फा, तो अल्फा आपके पास आ गया 1 सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आई? अच्छा, अब मुझे ओमेगा निकाल लेता हूँ। भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे ए टी तो ऑलरेडी पता है ना, कितना है वो 1 है, मुझे ए सी निकालना है। क्या निकालना है मुझे ए सी, तभी तो मैं ये कर पाऊंगा ए टी का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर, ये तो होता है आपका ए रिजल्टेंट, यही होता है। तो मुझे ए टी तो पता है, ए सी मुझे पता लगाना है। ए सी का फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा स्क्वायर आर, ये होता है, इसका मतलब है ओमेगा स्क्वायर आर कितना है तो 1 है, तो ओमेगा स्क्वायर ये मुझे निकालना है, ओमेगा चाहिए, इसका मतलब ओमेगा चाहिए। तो ओमेगा के लिए क्या करूँगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, यही तो होगा। अच्छा, ओमेगा नॉट कितना है, ओमेगा नॉट वो है v बाय आर, इतना ही होता है। v कितना है आपका, कितनी गिवन थी v गिवन थी 1 मीटर पर सेकंड, कितनी गिवन थी 1 मीटर पर सेकंड, तो 1 बाय आर कितनी 1, तो आपका ओमेगा नॉट तो 1 आ गया। अल्फा कितना है आपका, अल्फा है आपका कितना है अल्फा, यहाँ से अल्फा का निकाला था, यहाँ निकाला था अल्फा है 1, और टाइम कितना गिवन है वो 2 सेकेंड्स पे निकालना है, तो आप निकाल सकते हो ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट मतलब 1 प्लस अल्फा मतलब 1 इनटू टाइम 2, तो आपके पास ओमेगा जो आया वो आया 3, कितना आया 3। तो ए सी जो आप निकालोगे, जो ए सी है उस पॉइंट पर वो कितना आएगा, वो आएगा ओमेगा स्क्वायर आर, आर तो 1 है, ओमेगा स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर इंटू 1, ये हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। तो आप निकाल सकते हो जो ए टी आया आपका तो 1 है, जो ए सी आया वो कितना है वो 9 है, तो आप निकाल सकते हो यहाँ से ए रिजल्टेंट कितना होगा, ए टी का होल स्क्वायर कितना आया आपके पास आ जाएगा ए सी का होल स्क्वायर प्लस ए टी का होल स्क्वायर, यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी ए सी का होल स्क्वायर कितना है 9 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 82। तो ए रिजल्टेंट जब 2 सेकंड हो जाएंगे, जब कितना आ रहा होगा 82 का अंडर रूट आ रहा होगा। क्या हमें बात समझ में आती है? तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की। किसकी बात करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो अगर कोई पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव करता है ना, अब ये सर्कुलर मोशन नहीं है, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन तो है नहीं, बट किसी भी पॉइंट पर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप ये वाला पॉइंट देख लो, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कैसे है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर एक सर्कल बना सकता हूँ मैं जो कि ऐसा होगा, ठीक है, जो कि ऐसा होगा। इसकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, इसके ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये इसके अबाउट इस पॉइंट पर, ये इस पॉइंट सी के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहा था उस मोमेंट पर। किस मोमेंट पर, उस मोमेंट पर। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या लग रहा होगा, ए सी लग रहा होगा, है ना, एक्सेलरेशन मतलब सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ये लग रहा होगा। अच्छा, अब देखो ध्यान से, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ऐसी चीज़ है तो ए सी कितना होता है आपका, वो होता है आपका ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये जो आर है ना, मतलब ये जो रेडियस होगा, जिस सर्कल जो सर्कल का रेडियस बना वो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैं आर ओ सी लिखता हूँ, ए सी इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर ओ सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा, ए सी कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर ओ सी आ गया। ओमेगा कितना होता है, ओमेगा होता है आपके पास वी बाय आर ओ सी इस केस के अंदर। तो आप लिख सकते हो ए सी जो आपके पास आया वो कितना है, वी स्क्वायर बाय आर ओ सी का होल स्क्वायर इंटू आर ओ सी। आर ओ सी से एक आर ओ सी कट गया, आपके पास जो आंसर आया ए सी इक्वल्स टू कितना आया, वी स्क्वायर बाय आर ओ सी। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो एक फॉर्मूला आपके पास ये आ चुका है। क्या बात समझ में आई? इसको कुछ लोग नॉर्मल से भी जानते हैं, ए एन, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आप बोल नहीं सकते एक तरह से देखा जाए, क्योंकि सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा ना ये एक पॉइंट पर मान लिया, जैसे यहाँ पर भी बन जाएगा,
यहाँ पर जब जा रहा होगा ये, जब ये इधर जा रहा होगा इस पॉइंट पर, हर पॉइंट पे बन सकता है, तो ये सर्कल ऐसा बन जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो हर पॉइंट पे आप सर्कल बना सकते हो जिसके अराउंड ये रिवॉल्व कर रहा हो। क्या बात समझ में आ रही है? तो ए एंड सीरीज को कई बार रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं हम, कि मैंने मान लो यहाँ से कोई ऐसे ऑब्जेक्ट फेंका वी वेलोसिटी से, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये कैसे जाएगा? ये ऐसे जाके यूँ चला जाएगा। आपको निकालना है कि जब पार्टिकल को फेंका, मतलब टी इक्वल्स टू 0 पर आपकी जो ROC है वो कितनी होगी, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। हर पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं अपन। तो वो पूछ रहा है यहाँ पर जब फेंका था उसको, जब ROC कितनी होगी, तो आप निकाल सकते हो। जब पार्टिकल इधर है तो मैं इसका FBD बना सकता हूँ, ये है, ठीक है। अच्छा, इस पे एक्सेलरेशन नीचे g लग रहा होगा, इसकी वेलोसिटी v ऐसे है, ये एंगल थीटा है। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे एक्सेलरेशन तो चाहिए जो कि इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। भाई ये v और ये आपका AC है, ये AC है और ये v है, ये क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो मुझे ऐसा एक्सेलरेशन चाहिए जो v के परपेंडिकुलर हो। तो कौन सा आएगा? ये निकाल लो यहाँ से, ये थीटा है तो ये थीटा, ये थीटा और ये थीटा। तो मैं कह सकता हूँ ये वाला जो एक्सेलरेशन है g का ये वाला कंपोनेंट, मतलब g cos थीटा, ये क्या होगा आपका? an होगा इस पॉइंट के लिए, है ना। मतलब मैं सर्कल जो बनाऊंगा वो ऐसा कुछ बनेगा जिसका AC क्या है? g cos थीटा है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से an कितना है? g cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर, जिस वेलोसिटी से फेंका, अपॉन ROC। तो आपका ROC कितना आ गया? वो आ गया v स्क्वायर बाय g cos थीटा। क्या बात समझ में आई? अच्छा, ऐसे ही अगर आपको टॉप मोस्ट पॉइंट पर निकालने के लिए बोला जाए कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर निकाल के बताओ यहाँ पर, तो सर्कल कैसा बनेगा? सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो क्या चाहिए अपने को? इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन लग रहा हो। तो वेलोसिटी v ऐसी है, एक्सेलरेशन ऐसे है। ये एक्सेलरेशन कौन सा होगा? ये तो प्योर g ही होगा, क्योंकि बिल्कुल परपेंडिकुलर लग रहा है उसके। वेलोसिटी हम सब जानते हैं कि सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमेशा कितनी होती है? v cos थीटा, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट होगा ना v cos थीटा, ये हमेशा सेम रहता है। तो v cos थीटा तो ये रह गई, और इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा? परपेंडिकुलर, यही आपका an होगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो एक्सेलरेशन n है, जो नॉर्मल एक्सेलरेशन हो कितना है? वो g है। और कितनी वेलोसिटी? v cos थीटा वेलोसिटी उस टाइम पे उसकी v स्क्वायर बाय ROC। तो आप ROC निकाल लोगे यहाँ से इस पॉइंट पर, तो कितना आएगा? v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन g। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसे हम ROC कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या चीज़ें क्लियर है? तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर वाले क्वेश्चंस हो गए। तो किसी भी पॉइंट पे आपको निकालना है तो आपको वहाँ पर बस एक्सेलरेशन, जो नॉर्मल एक्सेलरेशन लग रहा है उस पॉइंट पर, वेलोसिटी के बिल्कुल परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन लग रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है, और फिर तो फॉर्मूला आ ही जाएगा। क्या चीज़ समझ में आ गई? तो ये हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, ये क्या है? एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये, है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस पे आपने एक बीच में से कोई कील ठोक दी है और उसके आसपास आप इस पार्टिकल को एक स्ट्रिंग बांध के रोटेट कर रहे हो, है ना। ये वर्टिकल प्लेन नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई एमजी वर्क नहीं करवाना है आपको, है ना। ये एक टेबल पे आप ऐसे हो रहा है, टेबल पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, अब ऐसे मानो, ठीक है। वर्टिकल प्लेन में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, और ये स्मूथ है। क्या है? स्मूथ, मतलब फ्रिक्शन यहाँ पे कुछ लगने वाला है नहीं। आपको निकालना है टेंशन इन द स्प्रिंग। यहाँ पर ये जो रस्सी है इसमें कितना टेंशन आएगा ये आपको निकालना है। तो क्या होगा? इसका FBD बना लो। जब ये घूमेगा तब कैसा होगा? भाई एक एक्सेलरेशन किस तरफ है इसका? AC इसी को कितना है? v स्क्वायर, क्या बोल सकते हो? v स्क्वायर बाय r, ये बोल सकते हो। मान लो ये रेडियस r है, v स्क्वायर बाय r। टेंशन किधर लग रहा है? टेंशन आपका लग रहा है इसी पॉइंट पर, यहाँ पर कितना? t। तो क्या लिख सकते हो? फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए। तो फोर्स कितनी है? टेंशन m कितना है? m, एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r। तो आपकी टेंशन ये वाली आ गई। क्या मेरी बात समझ में आई? टेंशन आपकी ऐसी कैलकुलेट हो गई। तो ये तो स्मूथ का केस है। अगर रफ होता तो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या डिफाइन करना है? टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब यहाँ पर रफ है ये, है ना, जो आपकी हॉरिजॉन्टल सरफेस है, जो टेबल है वो रफ है। अब तो आप क्या करोगे? वेलोसिटी v से आपने इसको छोड़ दिया, ये स्ट्रिंग है, फिर से मास आपने बांध रखा है m का, अपने वेलोसिटी v देके इसको छोड़ दिया, तो आपको पता है अगर रफ सरफेस है थोड़ी देर बाद आके ये रुक जाएगा, तो मतलब फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। तो अभी कह सकते हो अगर वेलोसिटी भी इधर है, मतलब वेलोसिटी इधर चल रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन का एक्ट करता है हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, पैरेलल, मतलब पीछे अपोजिट में। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पर एक्ट कर रहा होगा, जिसको मैं बोल सकता हूँ म्यू इंटू एन, मतलब म्यू mg, इतना बोल सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर इधर देखना, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ
कि टेंशन कैसे निकालेंगे हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी देर बाद अगर मैं इसकी वेलोसिटी देखूंगा तो क्या हो जाएगी v इज इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पर पीछे कुछ एक्सेलरेशन लगने लग गया, भाई पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है ना, तो मतलब एक्सेलरेशन पीछे लग रहा है, मतलब 80 आ चुका है, और 80 किस डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे। क्या बात समझ रहे हैं? 80 क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसकी स्पीड कम हो गई। जब स्पीड कम होती है, जब हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कौन दे रहा है यहाँ पर, ये फ्रिक्शन वाला फोर्स दे रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो ये फ्रिक्शन वाला फोर्स दे रहा है क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो हम बोल सकते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT, ऐसे बोलते हैं। तो आप कह सकते हो जो आपकी v आएगी वो कितनी आएगी, मैं मान लेता हूँ इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, कितनी है, या v नॉट मान लो, चलो ये v नॉट है, तो बोल सकते हैं v नॉट माइनस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि पीछे के डायरेक्शन में लग रहा है एक्सेलरेशन, म्यू mg फ्रिक्शन लगता है पीछे के डायरेक्शन में। आप यहाँ से निकाल सकते हो ना, AT कितना आएगा आपके पास, अगर मैं m इंटू AT करता हूँ तो कितना है, वो फ्रिक्शन फोर्स ही तो है, म्यू mg। तो ये m से ये m कट गया, AT जो आया आपका वो किधर आया, म्यू जी है नीचे की डायरेक्शन में, वेलोसिटी के अपोजिट, तो मैं बोल सकता हूँ माइनस ऑफ म्यू जी इनटू टाइम टी। तो आपके पास जो वेलोसिटी आएगी वो ये आएगी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब क्या करना है, सिंपल सी बात है, अब यहाँ पर वापस आप FBD बना लो, तो ये m है, ये आपका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है, AC तो लग ही रहा होगा, और T भी इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो इस फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा होगा, T इक्वल्स टू आप लिख सकते हो m इंटू AC। टेंशन आपके पास आ गया m इंटू ए सी होता है वी स्क्वायर बाय आर, यही होता है। v क्या है, v की वैल्यू इस बार वेरिएबल टाइम पे डिपेंडेंट, v नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी, कितनी है, तो आपके पास लिख सकते हो m बाई आर इंटू वी स्क्वायर मतलब v नॉट का स्क्वायर, v नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी का होल स्क्वायर। तो आपकी टेंशन की वैल्यू ये आ गई। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो टेंशन है वो क्या हो रही होगी, टाइम के साथ साथ चेंज हो रही होगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन गिवन है, क्या बोला गया कि यहाँ से एक हिंज है ना, और यहाँ से आपका एक पेंडुलम लटका रखा है, एल लेंथ का है, थीटा एंगल पर ऑलरेडी है। यहाँ से इसको छोड़ दिया, क्या कर दिया, इसको छोड़ दिया, रिलीज्ड है ना, टाइम t इक्वल्स टू 0 पर। आपको ये निकालना है फाइंड जस्ट आफ्टर रिलीज, ये सारी वैल्यू जितनी भी है वो जैसे उसको छोड़ा वैसे निकालनी है। क्या क्या, टेंशन, जो स्ट्रिंग में टेंशन लग रही होगी, AC सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, AH क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, और AV आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो जल्दी जल्दी करके निकालते हैं। अब T निकालना है सबसे पहले, तो T कैसे निकालेंगे, FBD बना लो। तो आप बोल सकते हो कि ये जो है यहाँ पर mg लग रहा होगा, है ना, ये लग रहा होगा आपका T कितना एंगल पर, थीटा एंगल पर यहाँ से लग रहा होगा, क्योंकि ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा था ना, यहाँ पर ये एंगल थीटा था, क्योंकि जस्ट आफ्टर रिलीज की बात कर रहे हैं तो एंगल तो सेम ही रहेगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा। अच्छा, तो ये ऐसे बन जाएगा। हम ये बोल सकते हैं कि जब ये ऐसे घूमेगा, सर्कुलर मोशन करेगा ना, ये ऐसे घूमेगा, मतलब यूँ घूमेगा ये ऐसे, तो जब ऐसे ये घूमेगा तब एक्सेलरेशन कैसे लगेगा, AC इस डायरेक्शन में लगेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि T माइनस mg, ये वाला एंगल कितना होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये भी थीटा और ये भी थीटा, तो हम बोल सकते हैं ये वाला कितना होगा, mg कॉस थीटा। तो मैं कह सकता हूँ T माइनस mg कॉस थीटा इज इक्वल्स टू m इंटू AC कितना होता है, m इंटू वी स्क्वायर बाई आर, या L है इस बार तो, है ना, लेंथ कितनी है भाई, रेडियस क्या होगा, ये L ही तो होगा, तो mv स्क्वायर बाय L हो गया। जब अब मैं जस्ट रिलीज की बात कर रहा हूँ, किसकी, जस्ट रिलीज, तो रिलीज का मतलब क्या है, आपकी वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वो 0 है, तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, मतलब ये भी एंगल 0 हो जाएगा। तो T कितना आ जाएगा आपके पास, mg cos थीटा। क्या बात समझ में आई? तो ये T कब है, जब जैसे ही आप छोड़ते हो उसको, जब की बात हो रही है। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब निकालना है AC, क्या निकालना है, AC निकालना है। AC तो हमने अभी प्रूव करा है, AC क्या है, यहाँ पर 0 है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसके अंदर 0 है, तो आपका AC क्या आया, वो 0 आ गया। टेंशन हम निकाल चुके हैं, AC आपका क्या आ गया, 0 आ गया है। ठीक है, AT निकालना है, AT कितना होगा, तो देखो AT क्या करता है, वेलोसिटी को चेंज करता है, मतलब वेलोसिटी के साथ वाला। तो वेलोसिटी कैसी होगी इसकी, इस डायरेक्शन में होगी वेलोसिटी, तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट लग रहा होगा उसको क्या बोलेंगे हम, AT बोलेंगे। तो देखो जो जब जी बनाते भाई, ये आपके पास मास है, तो ये जी ऐसे लग रहा है स्पीड एक्सेलरेशन, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा स्पीड के बिल्कुल पैरेलल वाला, वही क्या होगा आपका, AT होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल कितना है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो हम कह सकते हैं ये वाला जो एंगल होगा जो V के बिल्कुल साथ साथ वाला है, कौन सा होगा, G साइन थीटा, ये क्या होगा आपका AT
होगा। क्या बात समझ में आई? मैं साइन थीटा क्यों लिखा है यहाँ पर थीटा, क्योंकि आप जस्ट आफ्टर रिलीज की बात कर रहे हो। तो ए टी कितनी आ गई आपके पास, जी साइन ऑफ थीटा आ चुका है। अब क्या निकालना है, अब निकालना है ए एच और ए वी, ए एच और ए वी निकालना है। तो ए एच और ए वी क्या है भाई, आपका नेट जो जो पार्टिकल है वो कैसे जा रहा है, वो इधर जा रहा है जी साइन थीटा से, ऐसे ही जा रहा है ना। यहाँ पर अगर आप देखो, वापस समझते हैं एक बार, जो आपका पार्टिकल है यहाँ पर इसके पास ए सी भी हो सकता है और ए टी भी हो सकता है। अभी जस्ट आफ्टर रिलीज वाले केस के अंदर ए सी आपका जीरो है ना, और ए टी क्या है आपका जी साइन थीटा है। तो आपके पास जो ए रिजल्टेंट आया वो कितना आया, ए रिजल्टेंट जी साइन थीटा आ गया। ऑब्वियस ही बात है क्योंकि ए सी जीरो है तो पूरा का पूरा ए टी वाला ही होगा। अब ए रिजल्टेंट आपके पास जी साइन थीटा है। अब इसका कंपोनेंट आपको करना है क्या, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये तो करना है ए एच और ए वी। ये ए जो लिखा है यहाँ पर ये क्या है, ये टोटल एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल है यहाँ पर ये आपका क्या है, ये भी ए ही है, ए टी तो था ही, पर क्योंकि ए सी जीरो है तो नेट एक्सेलरेशन भी यही होगा। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला और इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला। तो ए एच होगा ये वाला, ए वी होगा ये वाला। ए वी कितना होगा, ए साइन थीटा, क्या होगा ए साइन थीटा, यहाँ से आप लिख सकते हो कितना है, ए कितना है, ए साइन थीटा में ए कितना है, ए जी साइन थीटा, जी साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा, जी साइन स्क्वायर थीटा। तो ए वी जी साइन स्क्वायर थीटा आ गया। एच कितना होगा, जी कॉस थीटा, कितना ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा कितना है, ए आपका जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आपके पास ए एच की वैल्यू भी आ चुकी है। क्या बात समझ में आई कि ए रिजल्टेंट अपने ए हॉरिजॉन्टल ए वर्टिकल कैसे निकाले, है ना, ए एक्सेलरेशन पूरा नेट एक्सेलरेशन निकाल कर, जस्ट आफ्टर रिलीज में ए सी जीरो है तो पूरा का पूरा ए टी होगा। क्या चीज़ समझ में आ रही है? अच्छा एक और चीज़ निकालते चलो इसके अंदर, क्वेश्चन में से पूछा नहीं था बट मैं फिर भी बताना चाहूँ कि जब पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा, जब लोएस्ट पॉइंट पर वो आ जाएगा, लोएस्ट पॉइंट पर, तब इसकी स्पीड कितनी होगी आपको निकालना है। तो हम क्या बोल सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आप ये बोल सकते हो यहाँ से कितना चला होगा नीचे, ग्रेविटी ने कितना वर्क करा होगा भाई, ये एल है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये टोटल कितना होगा, ये होगा टोटल आपके पास एल कॉस थीटा, कितना होगा एल कॉस थीटा। समझ में आ रहा है कैसे बनाया मैंने, ये देखो फिर से देखो, ये एल है तो ये एंगल कितना, ये टोटल लेंथ कितनी होगी, ये वाली एल कॉस थीटा होगी, कितनी एल कॉस थीटा। और जब ये नीचे पूरा आ जाएगा तो ये कितना है टोटल, ये टोटल एल है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया बीच में, ये वाला हो गया आपके पास एल माइनस एल कॉस थीटा। तो ग्रेविटी ने कितना वर्क करा नीचे आने में, एम जी इंटू दिस डिस्प्लेसमेंट। तो मैं बोल सकता हूँ वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी भाई वर्क एनर्जी थ्योरम कितनी होती है, वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय ऑल क्या है, वर्क डन बाय ग्रेविटी तो है सिर्फ, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी ने कितना वर्क करा है, एम जी इंटू एल माइनस एल कॉस थीटा, इतना वर्क डन है। चाहे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी एम जी एल इंटू वन माइनस कॉस ऑफ थीटा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी, मान लो वेलोसिटी वी होगी उसकी उस टाइम पे, तो हाफ एम वी स्क्वायर वेलोसिटी वी माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी, वो तो जीरो है क्योंकि आपने रिलीज करा था ना, उसको छोड़ दिया था तो उस टाइम की वेलोसिटी कितनी थी उसकी, जीरो थी। तो यहाँ से आप वी निकाल सकते हो। सर वैल्यूज आपको याद है, क्या बात समझ में आ रही है हम कैसे कर रहे हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर भी वर्क एनर्जी थ्योरम का आपको इक्वेशन काम में आ गई। क्या बात समझ में आई। अब यहाँ पर मिनिमम स्पीड वाले क्वेश्चंस करते हैं, कौन से वाले, मिनिमम स्पीड वाले क्वेश्चन कि कितनी स्पीड मिनिमम अपन उसको दें कि ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लें। तो इसके केसेस बना के सॉल्व करेंगे अपन ताकि कन्फ्यूजन पैदा ना हो। क्या बात समझ में आई। तो देखो केस वन क्या है। अब जो केस वन है ना, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट जो भी सर्कुलर मोशन कर रहा है उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सर्कुलर मोशन के अलावा कुछ करने को। मतलब जैसे यहाँ पर मैंने रॉड मानी है, क्या मानी है, रॉड। अब ये रॉड तो रिजिड है, जब ये सर्कुलर मोशन करेगा, जब ये घूमेगा, तब बॉल के पास कोई ऑप्शन ही नहीं। ये बॉल है यहाँ पर जिसको मुझे घुमाना है, तो ये हमेशा ऐसे ही घूमेगा सर्कुलर मोशन, ठीक है। क्या इसके पास कोई और पाथ का ऑप्शन है, नहीं, क्योंकि अटैच्ड है रॉड से। वैसे ही यहाँ पर भी मान लो ये ऐसे आपने टनल बना रखा है ना, और टनल के अंदर ये स्पेस है बस घूमने की। तो जब ये घूमेगा तो इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं हो सर्कुलर मोशन के अलावा कुछ करने के लिए। सेम केस यहाँ पर भी है। ये रिंग मैंने एक चूड़ी के अंदर डाल दी है ना, छोटी सी रिंग चूड़ी के अंदर मैंने डाल दी है। तो क्या आपकी जो रिंग है ये सर्कुलर मोशन के अलावा कुछ कर सकती है, नहीं कर सकती। तो ये वाला केस कौन सा है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है सर्कुलर मोशन के अलावा। इस वाले केसेस के अंदर जब मिनिमम स्पीड की बात करते हैं, मिनिमम स्पीड की जब हम बात करते हैं, तब इसके अंदर हमेशा आपको वेलोसिटी को जीरो करना होता है। टॉप मोस्ट पॉइंट पर हम क्या केस डिस्कस कर रहे हैं कि हम यहाँ से इसको कितनी वेलोसिटी दें
कितनी वेलोसिटी दें, यहाँ से कितनी वेलोसिटी दें या यहाँ से कितनी वेलोसिटी दें कि यहाँ तक मतलब ये पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। तो हम क्या बोलते हैं कि जो मैक्सिमम पोजीशन पे आ जाएगा ना, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये जब आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये जब आपका यहाँ पर आ जाएगा, तब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या कर दो, जीरो कर दो। जैसी इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी यहाँ पर हल्का सा ये नीचे खिसकेगा और वापस सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सर्कुलर मोशन के अलावा। अगर यहाँ पर आके इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, हल्की सी थोड़ी सी ज़्यादा रही, तो ये इधर नीचे खिसक जाएगा और नीचे गिरेगा वापस। वेलोसिटी जीरो से गिरेगा पर नीचे गिरेगा, पर डायरेक्ट उसकी पाथ क्या होगा, उसका सर्कुलर मोशन ही पाथ होगा, क्योंकि उसके पास पाथ ही वही है, उसके पास कोई और रास्ता है ही नहीं। तो इस केसेस के अंदर क्या करते हैं हम, मिनिमम स्पीड को, जो आपका वेलोसिटी होती है एट हाईएस्ट पॉइंट, वो क्या कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट को ज़ीरो कर देते हैं। वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट ज़ीरो। क्या बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको ये वाले लगाने यू आई प्लस के आई इज इक्वल्स टू यू एफ प्लस के एफ। ये क्या है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो लिख लो यहाँ से, क्या लिखोगे, देखो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, कोई भी केसेस ले लो, मान लो मैंने वेलोसिटी वी से इसको भेजा, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पर इसको ग्राउंड मान लेते हैं, ठीक है, तो यू आई तो कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी मान लो तो उसको मैंने हाफ एम वी स्क्वायर से फेंका, है ना, ये मिनिमम वेलोसिटी फेंक रहा हूँ मैं ताकि वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर सके। हाफ एम वी स्क्वायर से फेंका तो हाफ एम वी स्क्वायर आ गया। यू एफ कितना है, यू एफ होगा आपके पास, ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, तो कितना, अगर इसको आर बोलते हो आप तो इसको आर बोलोगे तो टू आर ऊपर चला गया, तो कितना हो जाएगा, टू एम जी इंटू टू आर, इतना हो जाएगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है, क्योंकि आप ऊपर वाले कंडीशन के अंदर यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, आप वेलोसिटी को क्या कर रहे हो, जीरो कर रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या है, वो तो जीरो है। क्या है, जीरो। तो यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे तो एम से एम कट जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू 4GR। यहाँ से आप निकाल सकते हो अंडर रूट ऑफ 4GR। तो ये मिनिमम वेलोसिटी है, मिनिमम वेलोसिटी, ताकि सर्कुलर मोशन हो पाए कंप्लीट। क्या बात समझ में आई? अगर आपने इससे कम वेलोसिटी दी तो क्या होगा, ये पार्टिकल यहाँ तक आएगा, यहाँ तक, और फिर वापस नीचे चला जाएगा। बट अगर आपने इसके बराबर या इससे ज़्यादा दी तो क्या होगा, ये पूरा यहाँ तक आएगा, यहाँ पर जीरो होगा और थोड़ा सा वापस ऐसे घूम जाएगा, पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। सेम केसेस तीनों के साथ। तो आपकी जो वेलोसिटी मिनिमम आई वो कितनी आई, 4GR का अंडर रूट। कौन से वाले केसेस में, जब सर्कुलर मोशन ही नेसेसरी है और कोई मोशन हो ही नहीं सकता। अब वो कौन से केस होते हैं जिसके अंदर मोशन दूसरे भी पॉसिबल हैं, जैसे ये मान लो आपने कोई पेंडुलम लटका रखी है यहाँ से, है ना, ये पेंडुलम है और ये स्ट्रिंग है, क्या है ये, स्ट्रिंग, रस्सी है, ठीक है, और यहाँ से पेंडुलम मास m की लटका रखी है, ठीक है। अब आपने इसको कुछ वेलोसिटी दी थी, तो हो क्या सकता है, जैसे आपने बहुत तेज वेलोसिटी दी थी तो हो सकता है ये पूरा पूरा घूम जाए और वापस यहाँ पर आ जाए, सर्कुलर मोशन हो गया कंप्लीट। पर ऐसा भी तो हो सकता है आपने इतनी वेलोसिटी उसको इनफ नहीं दी, तो ये क्या होगा, ये कुछ वेलोसिटी जितनी इसकी यहाँ तक जाएगा, मान लो यहाँ तक ही गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि यहाँ से ये जो बॉल है ना, ये गिर जाएगी ऐसे सीधा नीचे। क्या ये सर्कुलर मोशन वापस आएगी, नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग तो क्या हो जाती है, लचीली होती है, वो तो नीचे गिर जाएगी एकदम से। यहाँ पर तो क्या था, इसके डायरेक्शन में, क्योंकि अगर ये यहाँ तक गया तो ये वापस ही सर्कुलर मोशन के अंदर ही आएगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एकदम से कॉन्टैक्ट टूट जाता है और ये नीचे एकदम से गिर जाएगा, क्योंकि ये तो रस्सी तो है, क्या है। और ऐसा केस एक और हो सकता है, जैसे ये है, ये आपका पाथ है और यहाँ पर आपने एक ऑब्जेक्ट रख रखा है, इसको आपने वेलोसिटी दी, तो क्या हो सकता है, बहुत तेज़ दे दी तो पूरा घूम के वापस आ जाएगा। बट अगर इतनी तेज़ आपने नहीं दी तो हो सकता है यहाँ तक ही जाए, इधर तक, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा सीधा। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर मोशन, सर्कुलर मोशन होना ही कंपलसरी नहीं है। तो इस केस में हो क्या रहा है, यहाँ पर आपकी टेंशन जीरो हो जाती है, क्योंकि स्क्रीन वो आपकी जो स्ट्रिंग है वो क्या हो गई, ढीली हो गई, तो टेंशन जीरो। यहाँ पर क्या हो गया, अगर ये सीधा नीचे गिर गया यहाँ पर, तो आपका जो नॉर्मल लग रहा होगा यहाँ पर, नॉर्मल क्योंकि सरफेस है ना, ये नॉर्मल जो लग रहा होगा वो क्या हो गया, वो जीरो हो गया। तो आपको हमेशा याद रखना है ऐसे केसेस के अंदर जहाँ पर दूसरे मोशन भी पॉसिबल हैं, उसके अंदर हम हमेशा टेंशन को या नॉर्मल को ज़ीरो करते हैं। किसको ज़ीरो करते हैं, टेंशन या नॉर्मल को। तो यही करना है। अब अगर किसी भी कंडीशन पर हमें बात करें, जैसे मैं स्ट्रिंग की बात करता हूँ, यहाँ से अपने फेंका, ये यहाँ तक गया, ठीक है, ये है, तो मान लो ये टेंशन टी लग रही है, ठीक है, ये एम जी लग रहा होगा नीचे, ये कितना होगा, एम जी कॉस थीटा, ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा एक्सेलरेशन ए सी। तो मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम इंटू ए सी, ये लिखूँगा। तो यहाँ से लिख सकता हूँ टी माइनस एम जी कॉस थीटा
इज इक्वल्स टू एम इंटू वी स्क्वायर बाय आर, इतनी होगी अगर ये लेंथ आर है तो। क्या बात समझ में आ रही? ये क्या है, वी क्या है, इस थीटा एंगल पर जितनी इसकी वेलोसिटी वी होगी। क्या बात समझ में आ रही? तो ये हो गई अपने पास इक्वेशन। अब देखो अगर अपने पास इक्वेशन कितनी आई, टी माइनस एम जी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाई आर, ये इक्वेशन आई। अब अगर आपको इतनी वेलोसिटी देनी है कि ये पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर दे तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेंशन टी क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। ये लिखवाया था मैंने, क्या करना है, टेंशन टी को ज़ीरो करना है, तो टी को ज़ीरो कर दो, तो टी ज़ीरो हो गया। मतलब इस पॉइंट पे ज़ीरो कर रहे हैं अपन, जब ये यहाँ पर आ रहा होगा इधर, यहाँ पर ये ए पॉइंट है, यहाँ पर अपने क्या कर दी, टेंशन को ज़ीरो कर दी। अगर यहाँ पर ये टेंशन ज़ीरो हो जाएगी तो पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाएगा। तो टी को ज़ीरो कर दो, ज़ीरो माइनस एम जी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाई आर, ये हो जाएगा। अच्छा थीटा क्या होगा उस टाइम पे, थीटा देखो ये थीटा है ना, तो थीटा इस बार ये होगा 180 डिग्री होगा, तो 180 डिग्री दो, 180 डिग्री कॉस 180 माइनस 1, तो ये आ जाएगा एम जी, ये आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, एम से एम कट गया, आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी, कितनी आ जाएगी, जी इंटू आर इजक्वल्स टू वी स्क्वायर, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी वी इजक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी आर। तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ जी आर होगी। क्या बात समझ में आ रही है, कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ जी आर होगी। अब क्या लगाना है, यू आई इज टू के आई, क्या लगाना है, यू आई प्लस के आई इज इक्वल्स टू यू एफ प्लस के एफ। यू आई कितना है, वो तो ज़ीरो होगा, प्लस के आई मान लो हाफ एम वी स्क्वायर आपने दे दी, वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी है ये। यू एफ कितना होगा, ऊपर चला गया कितना, टू आर ऊपर चला गया ना, टू आर, तो एम जी इंटू टू आर, एम जी इंटू टू आर। और वेलोसिटी कितनी है, हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी निकाली थी, वी इक्वल्स टू रूट जी आर निकाली थी, तो कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ जी आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी बस हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू एम जी आर प्लस हाफ इंटू एम इंटू जी आर। ये एम से ये एम कट जाएगा, ये एम कट जाएगा, आपके पास वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर बाय टू इज इक्वल्स टू टू जी आर प्लस जी आर बाय टू। यहाँ से आपके पास वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय टू, ये हो जाएगा 4 प्लस 5, ये 5 जी आर जी अपॉन टू, ये कट जाएगा, आपके पास वैल्यू आएगी वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5 आर इंटू जी। तो ये कंडीशन आपके पास आ गई। तो ये क्या है, ये वेलोसिटी मिनिमम है, क्या है ये, मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट सर्कल। ठीक है, ऐसे केसेस के अंदर जहाँ पर आपकी जो टेंशन है वो ज़ीरो हो सकती है, जहाँ पर आपका दूसरा मोशन पॉसिबल होता है उसमें हमेशा आपको टेंशन को ज़ीरो करना होता है या फिर नॉर्मल को ज़ीरो करना होता है। इस केस में टेंशन लग रहा था, इस केस में नॉर्मल लग रहा होगा। क्या बात समझ में आती है? तो ये चीज़ें हो गई, तो ये आपके वेलोसिटी मिनिमम वाले केसेस हैं। ठीक है, अब देखो आपको ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है। जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन वो हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट एक्ट करता है। कहाँ पर, वेलोसिटी के हमेशा अपोजिट। बट जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, वो हमेशा एक्सेलरेशन के या तो अपोजिट वर्क करेगा या फिर सेम डायरेक्शन में वर्क करेगा। क्या बात समझ में आई? इसको हमेशा याद रखना है। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट टू वेलोसिटी वर्क करता है और स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजिट टू एक्सेलरेशन या फिर सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसी से हमारे फ्रिक्शन के क्वेश्चंस बनेंगे। अब जैसे ये आपको दिया हुआ है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये सी पॉइंट है ना, और ये वेलोसिटी वी से जा रहा है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब आपका जो वी है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर, क्योंकि ए टी तो उसके पास है नहीं ना भाई, ए टी तो जीरो है क्योंकि आपकी वेलोसिटी जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वो कांस्टेंट है, तो ए सी लग रहा होगा। तो ए रिजल्टेंट कितना है आपका, वो एक्सेलरेशन ही है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। क्या बात समझ में आ रही है? स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, कहीं भी देख लो, है ना। होता क्या है ना, जैसे देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे आप अगर एक स्मॉल सर्कल काटते हो, है ना, अगर आप धीरे धीरे काट रहे हो किसी वेलोसिटी वी से कोई रोड पे, अगर आप ऐसे धीरे धीरे जाते हो तो आपको डर किधर लगता है, अंदर गिरने का डर लगता है ना। अगर आपकी वेलोसिटी कम रहती है तो फ्रिक्शन किधर एक्ट करना चाहिए, बाहर की तरफ एक्ट करना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? और जब आप तेज तेज भागते हो, है ना, जब आप तेज तेज सर्कल काटते हो तो आपको डर लगता है कि आप सर्कल से बाहर ना निकल जाओ, तो फ्रिक्शन किधर एक्ट करना चाहिए, वो अंदर एक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप मान लो कोई भी डायरेक्शन में आपकी फ्रिक्शन एक्ट कर सकती है, तो हमको तो कंडीशन निकालनी है। क्या निकालनी है, कंडीशन निकालनी है। तो मैं चाहता हूँ कि फ्रिक्शन या तो ऐसे एक्ट करेगी या फिर ऐसे एक्ट करेगी, डिपेंडिंग अपॉन कि वेलोसिटी आप ज़्यादा वेलोसिटी से चल रहे हो या कम वेलोसिटी से चल रहे हो। तो जो भी केस है, लग किस में रही है, हमेशा अपोजिट या सेम में लग रही है। तो मुझे कंडीशन ये चाहिए कि हमेशा
जो आपका फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होना चाहिए। फ्रिक्शन ज़्यादा होगा जभी तो वो बैलेंस कर पाएगा, जभी तो वो झेल पाएगा। तो हम कह सकते हैं जो आपकी फ्रिक्शन फोर्स होनी चाहिए वो हमेशा एक्सेलरेशन से ज़्यादा होनी चाहिए। क्या बात समझ में आई? एक्सेलरेशन के बराबर या फिर ज़्यादा होनी चाहिए, जभी वो झेल सकती है। ये आपकी फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी? म्यू एम जी, म्यू इंटू एन होती है ना, एम ए सी। ये कितना हो जाएगा? म्यू एन कितना होता है? म्यू एम जी इज इक्वल्स टू एम ए सी। एम क्या है? बी स्क्वायर बाय आर है, यही तो है। अच्छा, यहाँ से आप बोल सकते हो ये एम से ये एम कट जाएगा, आपके पास आंसर आएगा यू म्यू इंटू जी इंटू आर इज ग्रेटर देन वी का स्क्वायर। तो आप कह सकते हो तो आपकी वेलोसिटी आई वो कितनी आई? म्यू जी आर आई। क्या बात समझ में आ गई? तो वेलोसिटी आपकी हमेशा इससे कम रहनी चाहिए। तो हमें बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी है? वो है म्यू जी आर। क्या बात समझ में आई? ताकि स्लिपिंग ना हो। क्या बात समझ में आ रही? ताकि स्लिपिंग ना हो। अगर आप इससे ज़्यादा वेलोसिटी कर दोगे ना तो क्या करोगे? आप बाहर निकल जाओगे यहाँ से, क्योंकि फ्रिक्शन झेल नहीं पाएगा उस चीज़ को, है ना, कितना फ्रिक्शन लग पाएगा, तो आप बाहर निकल जाओगे। तो यहाँ से वेलोसिटी मैक्सिमम निकाल सकते हो। अब यहाँ से देख सकते हो अगर आपने रेडियस इंक्रीज कर दिया अपने ट्रैक का तो आपकी वेलोसिटी भी इंक्रीज आप कर सकते हो, है ना। इसलिए हम देखते हैं कि अगर छोटा सर्कल है तो उसके अंदर हम वेलोसिटी ज़्यादा मन मर्जी जितनी वेलोसिटी से आप नहीं घूम सकते। मान लो 1 मीटर का ही आपके पास सर्कल है ना, तो आप कुछ v1 वेलोसिटी चल रहे हो। बट अगर ज़्यादा डिस्टेंस का कर दोगे, आप 100 मीटर का आपने ग्राउंड ले लिया तो उसमें आप कितनी ज़्यादा स्पीड से भाग सकते हो। तो यहीं से निकल रहा है वो रेडियस आप ज़्यादा कर दोगे अगर ट्रैक का, तो आपकी वेलोसिटी आप ज़्यादा बढ़ा सकते हो, मैक्सिमम वेलोसिटी जो है। क्या बात समझ में आ रही है? और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर क्या होता है? अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसमें क्या होगा भाई? आपका ए टी भी लग रहा होगा इस बार, क्योंकि वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। तो मान लो ए टी इधर लग रहा है, आपका ए सी इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट किधर आएगा? इधर आएगा ये रिजल्टेंट। तो आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लगता है? ए की डायरेक्शन में लगता है। किसकी डायरेक्शन में? रिजल्टेंट ऑफ ए के डायरेक्शन में। तो आप ये कह सकते हो कि जो आपका एफ होगा वो किसके बराबर? वो ज़्यादा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए एम इंटू एक्सेलरेशन ए आर का। ये ए आर क्या होता है? ए सी का होल स्क्वायर प्लस ए टी का होल स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? तो ये आपकी कंडीशन हो गई। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको फिगर्स दिए होंगे, है ना, वैल्यूज़ दी होगी, तो आपको आंसर निकालना होगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब हम बात करते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स की। बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या होते हैं? जैसे रोड है ना उसको थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं हम। क्या करते हैं? टिल्ट। मतलब वो ऐसे हो जाता है जैसे रोड अभी एक तो पैरेलल है, बिल्कुल ऐसे जा रहा है। मतलब आपकी गाड़ी अगर जाएगी तो कैसे जाएगी? वो बिल्कुल ऐसे जा रही है, ऐसे। मैं क्यों बना रहा हूँ ऐसे, क्रॉस क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि अंदर जा रही है गाड़ी, है ना, अंदर की तरफ जा रही है स्क्रीन के। बट अगर मैं ऐसे कर दूँ ऐसे, तो अब कैसे जाएगी ये? अभी भी अंदर ही जा रही है बट थोड़ा एंगल पे जा रही है। किस पे जा रही है? थोड़े एंगल पे, मतलब यूँ जा रही होगी। तो इसको हम बोलते हैं बैंकिंग। क्या बोलते हैं? ये थीटा पे आपने बैंक कर दिया, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दिया। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है अगर, तो केसेस हो सकते हैं इसके। क्या होंगे? फ्रिक्शन प्रेजेंट होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि अगर आपकी वेलोसिटी आपने कम कर रख रखी है, अगर वेलोसिटी मिनिमम है, तो आप बोल सकते हो आपका जो फ्रिक्शन है ना वो अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। कहाँ पे काम करेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? वही केस है वापस। अगर आप कम स्पीड से चलते हो, कम स्पीड से चक्कर काटते हो, आपको डर लगता है कि मैं अंदर ना गिर जाऊँ, है ना। जैसे मौत का कुआं होता है ना, अगर उसने वेलोसिटी कम कर दी, मान लो देखो जैसे वेलोसिटी जो है वो मौत के कुएं के अंदर कार चलती है ना ऐसे, तो अगर उन्होंने स्पीड कम करी तो क्या वो नीचे गिर सकती है? तो अंदर क्यों गिर रही है? अंदर गिरने से बचने के लिए फ्रिक्शन का लगना पड़ेगा, ऊपर की डायरेक्शन में लगना पड़ेगा, इसलिए अपवर्ड लगता है। जब वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तब हमें हमको ये डर रहता है कि ये साला ऐसा नहीं हो कि जो वेलोसिटी इतनी ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगी हम वो आपका जो माउथ का कुआ है उसमें से वो बाहर निकल के चली जाए कार। तो उससे बचने के लिए फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए? रोकने के लिए उस चीज़ से अंदर की तरफ लगना चाहिए, तो फ्रिक्शन लगेगा डाउनवर्ड में। क्या आप फील आ रही है कि हम कैसे बोल रहे हैं इस चीज़ को? अगर ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो फ्रिक्शन नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, और अगर आपकी वेलोसिटी कम होगी तो फ्रिक्शन अपवर्ड की डायरेक्शन में लगेगा। इसका डायग्राम देखते हैं एक बार। तो देखो हम अब वी मैक्स वाला केस डिस्कस करते हैं, ठीक है। वी मैक्स वाला, इसमें क्या होता है? वी मैक्स वाले केस के अंदर आपकी जो वेलोसिटी होती है जब मैक्सिमम होती है, जब फ्रिक्शन जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, ठीक है। तो ये कार ऐसे जा रही है यूँ, है ना, ऐसे जा रही है, तो आप बोल सकते हो कि फ्रिक्शन कैसे एक्ट कर रहा होगा? नीचे की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। क्या समझ में आ रही है? नीचे की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। समझ में आ रहा है ना? जहाँ पे इसके टायर्स हैं, टायर्स के बिल्कुल नीचे। तो हम बोल सकते हैं ये एफ आपका ये रहेगा। नॉर्मल आपका कैसे रहेगा? नॉर्मल ऐसा रहेगा, ये एन, नीचे एम जी तो लग ही रहा होगा, तो इसका एफ बी डी बना सकते हो। ये एंगल थीटा है, एफ बी डी बनाओगे तो क्या बनेगा? भाई कार का एफ बी डी बना देता हूँ मैं। तो ये आपकी लग रही है नॉर्मल, ये आपकी लग रही है नॉर्मल, ये आपकी लग रही है फोर्स,
इस डायरेक्शन में नीचे लग रहा है mg, क्या लग रहा है नीचे mg लग रहा है, ठीक है। ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा था, तो आप बोल सकते हो ऐसे बना लो उसको, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। क्या बात समझ में आई? अच्छा गाड़ी क्या ऊपर नीचे हो रही है क्या, तो मैं बोल सकता हूँ इस डायरेक्शन के अंदर, इस वाली डायरेक्शन के अंदर कोई मोशन है ही नहीं, तो यहाँ पे फोर्सेस बैलेंस होनी चाहिए, तो मैं बोल सकता हूँ एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी प्लस ये क्या है एफ साइन थीटा, एफ ऑफ साइन थीटा। एन क्या है, एन है आपका इज इक्वल्स टू, इस डायरेक्शन में मोशन नहीं है तो एन क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, तो एफ की जगह वो रख देना म्यू एम जी कॉस थीटा, है ना, वो सब आप कर लेना, ठीक है। अच्छा एक और इक्वेशन बन सकती है इसके अंदर, भैया ये क्या कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ना ऐसे, तो यहाँ पर ए सी भी तो लग रहा होगा ऐसा, ये ए सी भी लग रहा होगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पर कितने कंपोनेंट हैं, यहाँ पर दो कंपोनेंट है, एक एन इस डायरेक्शन में लग रहा है, एन इस डायरेक्शन में लग रहा है, और एक एफ लग रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? ये जो सर्कुलर, ये जो सर्कल है ये कैसा है, अगर मैं सर्कल को ऊपर से देखूँ ना बिल्कुल ऐसे साइड से, तो ऐसा दिखेगा आपको, ये कैसा दिखेगा, इस टाइप से एक लाइन दिखेगी। भाई सर्कल को आप साइड से देख रहे हो तो कैसा दिखेगा, ऊपर से सर्कल ऐसा दिखता है, अगर साइड से देखोगे तो ऐसा दिखेगा ना स्ट्रेट लाइन बिल्कुल। तो यहाँ पर आपकी जो फोर्सेस होगी वो कैसे नजर आएगी आपको, जो फोर्स लग रही होगी वो ऐसे लग रही होगी, एक तो एन ऐसे, ठीक है, और एक एफ ऐसे, ऐसी तो बनाया मैंने, ये क्या है, ये एन ऐसे और ये एफ ऐसे, ये एंगल आपको बोला जा रहा है ये थीटा है, ठीक है। ये एंगल कितना है, ये देखो ये एंगल थीटा है। तो यहाँ से आपका एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, क्योंकि सर्कल है ना ये, तो सर्कल के डायरेक्शन में लगता है एक्सेलरेशन, ए सी इधर लग रहा होगा। तो आप कह सकते हो अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना है, ये 90 माइनस थीटा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एफ कॉस ऑफ थीटा प्लस एन ऑफ साइन थीटा, क्योंकि एन ऑफ कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, एन ऑफ साइन थीटा, ये कितना होना चाहिए, ये एम इंटू वी स्क्वायर बाय एल होना चाहिए, क्योंकि एल है लेंथ इसकी। क्या बात समझ में आ रही है? ए सी है ना ये क्या लिखा है, ये ए सी लिखा है। क्या चीज़ समझ में आ रही है आपने कैसी इक्वेशन बनाई, इसको सर्कल को अपन बिल्कुल ऊपर से देख रहे हैं ताकि आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आए। तो यहाँ पर अपनी बैंकिंग जो है वो भी खत्म होती है। तो इतना ही अपना सर्कुलर मोशन के अंदर। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई ना उसका ध्यान रखना है आपको बस। एक तो वेलोसिटी मिनिमम वाले केस के अंदर जो आपका एफ होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, और वेलोसिटी मैक्सिमम होती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है फ्रिक्शन की। क्या बात समझ में आ रही है? बाकी सब हम जो एग्जाम्पल्स हैं वो तो कर ही सकते हैं, इतनी कोई डिफिकल्ट चीज़ें इसमें है नहीं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर।